आफ्टरनून एवरीवन। चलो देखो, कल अपन ने मोल के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, 2 दिन से क्वेश्चन ही कर रहे थे, तो जितने मेरी साइड से मैं प्रैक्टिस करवा सकता था मैंने करवा दिए तुम लोगों को, ठीक है। अब उसके अलावा उसमें एक क्वेश्चन अपन ने किया था, या तो परसेंटेज यील्ड का था या परसेंटेज प्योरिटी का था, जिसमें बताया था वो इम्प्योर सिल्वर वाला, याद है। तो वो जो परसेंटेज यील्ड या परसेंटेज प्योरिटी वाले अगर कभी क्वेश्चन आते हैं तो उसके ये फॉर्मूले से याद रख लेना कि कैसे निकालते हैं। इसको 71 पॉइंट कुछ आ रहा था और इसको 50। चलो अब इधर देख लो, ठीक है। बीच में अभी मत पूछ, भूल गया मैं। हाँ, क्या बोल रहा था। हाँ, परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज प्योरिटी वाले क्वेश्चन भी बीच में आते हैं, तो उसके पास एक एक फॉर्मूले ही हैं। देखो, जब भी क्वेश्चन देगा तो सबसे आखिरी में पूछता है परसेंटेज यील्ड, पहले निकलवाएगा मोल या कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा है, उसके बाद पूछ लेगा कितनी परसेंटेज यील्ड आ रही है या कितना परसेंटेज इम्प्योरिटी थी, ठीक है। तो जो मोल वाले कॉन्सेप्ट तो अपन ने सीख लिया कि एक इक्वेशन से बना लो, एक गिवन से बन जाएगी, और उसके बाद जो भी आंसर आएगा उससे अगर इनमें से कोई सी भी चीज़ पूछता है तो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ऐसे कैसे याद कर लेना, क्लियर है। और इसके बाद फिर एम्पेरिकल वाले चीज़ पढ़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। चलो, परसेंटेज यील्ड मतलब कितना परसेंटेज। देखो, एक होता है कि एक्सपेक्टेड कि हाँ इतना आना चाहिए, अगर ये इतना ग्राम रिएक्ट कर रहा है तो इतना ग्राम आना चाहिए, लेकिन कितना मिल रहा है फिर उसको बोलवा ना परसेंटेज यील्ड। मुझे लगता था कि हाँ हो सकता है 80 ग्राम बनना चाहिए, इसके कुछ x% से इसका 80 ग्राम बनना चाहिए, लेकिन बना 50 ही, तो वो कितने का परसेंटेज यील्ड हुआ है वो पता करना है, क्लियर है। तो परसेंटेज यील्ड क्या होता है, एक्चुअल यील्ड कितना है अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड। अभी एक्चुअल थ्योरेटिकल ये वर्ड बहुत कंफ्यूज करेंगे कि कहाँ थ्योरेटिकल रखोगे कहाँ एक्चुअल रखोगे, ये वर्ड्स याद नहीं रहते हैं। तो इसलिए बेटर ये है कि जो भी गिवन इन क्वेश्चन होगा ना, जो डाटा क्वेश्चन में दिया होगा कि इतना आना चाहिए, वो ऊपर रखोगे, और जो तुम खुद से कैलकुलेट करोगे वो तुम नीचे रखोगे, सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन, बजाय ये थ्योरेटिकल एक्चुअल याद करने के। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं। तो या तो एक्चुअल मोल अपन थ्योरेटिकल मोल, एक्चुअल मास अपन थ्योरेटिकल मास, जिस भी चीज में दिया, क्योंकि या तो अपन इक्वेशन को मोल से सॉल्व करते हैं या मास से करते हैं। तो मोल से कर रहे हो तो मोल के हिसाब से रख देना, मास से कर रहे हो तो मास के हिसाब से रख देना, क्लियर है, ठीक है। तो फाइनली अपने को ये वाला याद रखना कि जो भी क्वेश्चन में डाटा दिया है ना उसको ऊपर रखोगे, और जो तुम खुद से निकालोगे उसको नीचे रखोगे into 100, क्लियर है। चलो क्वेश्चन देख लो। ऑन हीटिंग 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहा हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पे टूटेगा, तो मुझे उसकी रिएक्शन तो पता होगी ना, क्या होती है। कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ, कैल्शियम का ऑक्साइड प्लस O2, सॉरी CO2, क्लियर है। कैल्शियम ऑक्साइड निकलेगा और CO2 रिमूव होगा, ये मैंने लिख लिया। वो बैलेंस देख लेना कितना क्या है, 3, हाँ 3 सब बैलेंस है, ठीक है। तो ऑन हीटिंग 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 20 ग्राम रेसिड्यू वॉज ऑब्टेन्ड, कितना मिलाओ 20 ग्राम। रेसिड्यू कौन होगा, ये तो गैस होगी तो वो तो रिमूव हो जाएगी ना, ये होगा रेसिड्यू। रेसिड्यू मतलब जो बच गया है, क्लियर है, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन, ये समझ में आया क्या पूछ रहा है। देखो, अगर ये 100 ग्राम होता तो ये कितना बनता कुछ, अरे यार ये 100 ग्राम होता तो कितना बनता वो, कैल्शियम का 40 और ऑक्सीजन का 16, 56, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं ऑन हीटिंग 50 ग्राम, अगर ये 50 ग्राम लेता तो वो कितना बनना चाहिए, तो उसका आधा। देखो ये आधा लिया है तो वो आधा ही बनेगा ना, 28 ग्राम, ये मैंने फाइंड किया है ना, ठीक है। इफ ऑन हीटिंग 50 ग्राम 20 ग्राम रेसिड्यू ऑफ ऑक्टेन, लेकिन इसने क्या बोला कितना मिल रहा है, ये 20 बोल रहा है, लेकिन मतलब ये 20 बोल रहा है ना क्वेश्चन में। तो जो क्वेश्चन में डाटा दिया है उसको ऊपर रखोगे, जो तुमने फाइंड किया है ओरिजिनल वो नीचे रखोगे into 100। समझ में आया परसेंटेज यील्ड कैसे निकालेंगे। तो जो क्वेश्चन में गिवन इन द क्वेश्चन डाटा है उसको कहाँ रखा मैंने, ऊपर, और जो मैंने इससे सॉल्व किया है कि अगर ये इतना होता तो कितना होना चाहिए था, 28 होना चाहिए था ना, लेकिन 28 नहीं आते हुए कितना आ रहा है 20, तो कुछ ऊपर नीचे होगा। तो 20 जो चेंज है अपन जो आना चाहिए था ओरिजिनल into 100, तो ये कितना 2000/28, इसको सॉल्व करोगे तो कुछ आएगा 71 पॉइंट। सॉल्व किया किसी ने, इसको कैलकुलेट करके जल्दी बता दो, पॉइंट कितना,
कैलकुलेट कर दे यार, 2000 डिवाइड विद 28, 4। ये क्या है? परसेंटेज यील्ड। अगर ये वर्ड से आता है कि परसेंटेज यील्ड, तो समझ गए ना क्या करोगे? ओरिजिनल लिखना, जो अपने डाटा से इक्वेशन बन रही है उसको बना लेना पहले। उसके बाद क्वेश्चन में उसने कुछ बता रखा होगा कि अगर ये इतना लेता हूँ तो इतना बनना चाहिए या इतना बन रहा है, और फिर तुमको पता है कि नहीं है इतना होना चाहिए और उसने इतना ही दिया है, तो उन दोनों को कैसे रखोगे? किसको ऊपर? जो क्वेश्चन में दिया है उसको ऊपर, जो तुमने निकाला है ओरिजिनल जो होता है वो नीचे, क्योंकि हमेशा ओरिजिनल चीज़ें नीचे रखते हैं ना अपन कभी भी। जो टोटल होता है ओरिजिनल होता है वो नीचे, जो उससे 28, हाँ उससे 28, 50 देखो 100 लेता तो 56 बनना चाहिए था, श्योर है। तो अगर 50 ले रहा हूँ तो 28 बनना चाहिए, लेकिन 28 नहीं बनते हुए कितना बन रहा है? 20, तो कुछ कमी आ रही ना। हाँ, तो परसेंटेज यील्ड कितना हुआ कि कितना मिलना चाहिए था और कितना मिला, तो उसके बीच का जो गैप है परसेंटेज में वो ही है कि इतना ही मिल पाया है मेरे को, बाकी गायब है। क्लियर है? चलो अगला, ये परसेंटेज प्योरिटी के क्वेश्चन होते हैं। जल्दी बैठो बेटा। अगला देखो, ये हो गया परसेंटेज यील्ड वाला, समझ गए कि कितना मिलना चाहिए था और कितना मिला है। अब अगला आता है परसेंटेज प्योरिटी। इधर देखो, अपने पास मेटलर्जी वाला चैप्टर आता था ना बेटा, याद है सभी को? मेटलर्जी, तो मेटलर्जी में अपन हमेशा और लेते थे। और होता है किसी भी चीज़ का, KMnO4 K2Fe2O7 के टाइम पे बताया था तुम लोगों को, क्रोमाइट और वो वाला। तो और मतलब इम्प्योरिटी के साथ होगा, तो अगर वो और वर्ड लिख रहा है तो भी समझ जाओगे इम्प्योरिटी के साथ है। अगर उसने खुद ने ही लिख दिया है कि इम्प्योर, जैसे कल एक क्वेश्चन में दिया था इम्प्योर सिल्वर, तो उसने पहले से ही मेंशन कर दिया कि नहीं इसके साथ और भी कोई चीज़ मिक्स है। तो जब भी ऐसी कोई चीज़ देगी 2 चीज़ें मिक्स है इम्प्योर वाले, तो उस क्वेश्चन में कभी पूछता है परसेंटेज प्योरिटी कितनी है। क्लियर है? तो एक होता है परसेंटेज यील्ड, वो अलग है, परसेंटेज प्योरिटी अलग है, कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है? परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? मास ऑफ प्योर कंपाउंड इन द सैंपल अपॉन टोटल मास ऑफ द इम्प्योर सैंपल। मैंने बोला इम्प्योर सिल्वर, ठीक है, तो सिल्वर का मास तो मेरे को पता है ना 108 होता है, अपॉन इम्प्योर सिल्वर का तो कुछ ज्यादा ही होगा क्योंकि उसमें एक और कोई चीज मिक्स है। तो नीचे टोटल रखूंगा पूरे और का, अपन ऊपर मुझे जो सिर्फ मेटल चाहिए उसमें से उसका रखूंगा इंटू 100। तो मास ऑफ प्योर कंपाउंड, ये कंपाउंड लिखा है ना, प्योर कंपाउंड इन सैंपल अपन टोटल मास ऑफ इम्प्योर। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर दूं तुम लोगों को, तो मैंने बोला है इम्प्योर आयरन रखा है, इम्प्योर आयरन, तो ऊपर ओरिजिनल आयरन का मास अपॉन पूरा कंपाउंड का मास जो भी, ठीक है, अपॉन इम्प्योर आयरन का मास, समझ गया ना, इनटू कौन है, या तो क्लास के बाहर चले जाओ या गेम खेल लो, इधर पढ़ लो। ठीक है? चलो, इम्प्योर आयरन अगर लिखा है मैंने, या फिर मैं बोलता हूँ ओर ऑफ आयरन, किसी भी चीज का अगर ओर लिखता तो ओर में इम्प्योरिटीज मिक्स होगी, तो जो पूरे का वजन है वो नीचे लिखूंगा और उसमें से जो मुझे ओरिजिनल मेटल जो भी दिया है जिस भी एग्जांपल का, वो ओरिजिनल मेटल ऊपर इंटू 100, तो मेरा क्या आ जाएगा परसेंटेज प्योरिटी, कि कितना परसेंट उसमें आयरन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कॉपर ऑक्साइड दिया है, तो प्योर कॉपर नहीं है ना कॉपर ऑक्साइड, उसमें ऑक्सीजन भी है, तो कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन कितना होता है ये अपन पहले ही पढ़ के आ चुके हैं ना, परसेंटेज कंपोजिशन वाला एक फॉर्मूला लिखा था, है ना, परसेंटेज कंपोजिशन वाला। उसमें मैंने एग्जांपल लिए थे H2SO4 में सल्फर का कितना मास है, तो ऊपर सल्फर का मास लिखते थे, नीचे H2SO4 का लिखते थे इंटू 100। तो ये भी तो यही चीज है, परसेंटेज प्योरिटी का मतलब क्या है, अगर मैंने कोई और दिया है तो नीचे टोटल और का पूरा मास अपन और में से जो भी कंपाउंड चाहिए, जैसे आयरन होता तो आयरन का इंटू 100। मैंने यहाँ तुमको बोला है कॉपर का ऑक्साइड मिला है मेरे को जमीन से, ठीक है, तो उसमें से मेरे को कॉपर ही चाहिएगा ना, ऑक्सीजन को अलग करूंगा, तो ऊपर कॉपर का मास नीचे कॉपर ऑक्साइड का मास इंटू 100, तो मेरे को पता लग जाएगा कॉपर कितना है एग्जैक्ट परसेंटेज में। क्लियर है ना? ये सबको समझ में आता है ना कि कितना, तो उसी चीज को तो बोल रहा है परसेंटेज प्योरिटी, कि ओरिजिनल जो एलिमेंट है वो कितना प्रेजेंट है, बस ये मतलब है। हाँ, कोई भी और में या कोई भी कंपाउंड में, तो वही लिखा है सैंपल। अगर वो क्वेश्चन में ये भी, हाँ बस हीमोग्लोबिन वाला प्योर वो नहीं था ना, वो एटम निकालने थे वो अलग है। ये तो ऐसा है कि परसेंटेज, जैसे वो सैंपल दे रहा है इम्प्योर कुछ दे रहा है, मैंने एक करवाया था जो मुझे याद है, वो इम्प्योर आयरन वाला एक क्वेश्चन मेरे को याद है, जो मैंने तुमको बोला भी था कि इसमें वर्ड लिखा है ध्यान देना, और उसमें पूछा था, अब वो परसेंटेज यील्ड पूछा था कि, हाँ वो यही वाला था वो। ठीक है?
इधर देख लो, या तो वो क्वेश्चन में सैंपल वर्ड यूज कर रहा होगा, सैंपल कहाँ से, जमीन से लेते हैं ना, जैसे कोई मिट्टी के, जैसे मैंने बोला कि यहाँ सोना मिला तो वहाँ का सैंपल लेके आता हूँ मिट्टी का, तो उसमें सिर्फ सोना नहीं है ना, अदर इम्प्योरिटीज भी होगी, तो या तो सैंपल वर्ड यूज करेगा या अनप्योर या फिर इम्प्योर, और इम्प्योर का मतलब होता है ना उसमें कंपाउंड प्लस इम्प्योरिटी दोनों है। एग्जाम्पल इम्प्योर सिल्वर ऐसा लिखा है, क्लियर है, मतलब उसमें और भी कोई दूसरी चीज मिक्स है, सिर्फ वो पर्टिकुलर एलिमेंट या मेटल नहीं है, क्लियर है। तो सैंपल लिख दे। तो अब ये क्वेश्चन सुनो, देखो इधर सारे क्वेश्चन सुनो बेटा। अब 150 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ कॉपर और लिख दिया ना, और मतलब समझ जाओगे प्योर कॉपर तो है नहीं, और सैंपल वर्ड भी लिख दिया, मतलब कहीं से इकट्ठा करके लाया होगा, क्लियर है। तो 150 ग्राम लाया ना वो जमीन से कुछ उठा के, अब वो पूछ रहा है उसमें कॉपर कितना है, वो जो और लाया है उसमें, बस तो कॉपर का वेट अपन टोटल जितना वेट लेके आया है इंटू 100, क्लियर है। तो 150 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ कॉपर और कंटेंट्स इतना ग्राम ऑफ प्योर कॉपर, इसमें कॉपर कितना है, सिर्फ इतना ही ग्राम है, ये भी दिया है। तो फाइंड द परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी कैसे पता करूंगा, समझ गए ना। ओरिजिनल कितना है इसका वेट इसके अंदर कॉपर का 75, टोटल वेट कितना है पूरे का 150 इंटू 100, बस सॉल्व कर लेना। 1 2 3 4 5 है ना, 5 पे कटेगा है तो 50% प्योरिटी इम्प्योरिटी जो भी है, क्लियर है। या फिर दिख भी रहा है वैसे, ठीक है कि ये 150 है, ये 75 है, 75 का डबल ही 150 होता है, तो टोटल 150 लेके आया, उसमें से आधा वजन तो कॉपर का ही है, तो दिख रहा है कि 50% कॉपर है, या 50% प्योर है वो कंपाउंड, समझ गया ना, डायरेक्ट देख के भी समझ में आ रहा है, क्लियर है ये चीज़ें, ठीक है। चलो अगर ये दो वर्ड से मिलता है परसेंटेज यील्ड या परसेंटेज प्योरिटी तो अब कर लेना, क्लियर है। अब मैं पढ़ा रहा हूँ एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं तो वो जल्दी से पढ़ा देता हूँ, सिंपल ही है, बहुत छोटा सा है, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ और इम्पोर्टेंट पढ़ाना है। अगला टॉपिक अपना क्या है, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो मूल कंसेप्ट में इस पर्टिकुलर टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले से, तो होता क्या है पहले समझ लेते हैं। चलो हाँ देखो होता क्या है, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, फार्मूला मतलब कोई भी केमिकल कंपाउंड का फार्मूला लिखना। केमिस्ट्री में बहुत सारे केमिकल कंपाउंड आते हैं ना, ग्लूकोज, वाटर, मीथेन, तो इनके फार्मूलाज लिखना, वो हो गया फार्मूला। तो वो लिखा है मैंने टाइप्स ऑफ फार्मूला। अब एक हो सकता है कि फार्मूले का मैंने सिंपलेस्ट रेशो लिया है, सिंपलेस्ट मतलब सारे जो उसमें आते हैं ना, जैसे मैंने बोला है N2O4, तो N2O4 का 2 और 4 काट दिया मैंने, ये समझ में आता है ना। एक एग्जांपल अपन अभी तक यूज करते हुए आ रहे हैं, N2O4, तो इसको मैं 2 1 से 2 2 2 से 4 करके NO2 कर लेता हूँ, तो इससे ज़्यादा और छोटा नहीं हो सकता ना इसका फार्मूला। तो जो सबसे सिंपल फार्मूला हो सकता है ना, उसको नाम दिया हुआ है एम्पेरिकल फार्मूला। देखो टाइप्स ऑफ फार्मूले दो टाइप के होते हैं, सिंपल कंपाउंड, सबसे जो सिंपल होगा उसको क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला। और उसमें जिस भी चीज का तुम मल्टीप्लाई कर दोगे, इसमें 2 का करूँगा तो 2 4 हो जाएगा, 3 का करूँगा तो 3 6 हो जाएगा, समझ गए ना। तो ऐसे जिस भी एक कोई नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो फिर उसके बड़ी बड़ी यूनिट्स जुड़ती जाती है, समझ गया ना ये चीज। या फिर इसको अपन जब वो उसमें पढ़ते हैं यार, कोई भी चीज में छोटी यूनिट, जैसे अपन बोलते हैं पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, तो सेल छोटी यूनिट है, बहुत सारी सेल मिल गई तो बड़ा हो जाएगा। तो एक सिंगल सेल को मैंने बोला एम्पेरिकल, पूरी बॉडी को बोला कंपाउंड, समझ गए ना। तो जो सबसे सिंपलेस्ट है, जो सबसे छोटी चीज या सबसे छोटा फार्मूला होगा किसी भी चीज का, उसको क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला। उसका जो ओरिजिनल होगा कि हाँ इतने बन के फिर ये पूरा कंपाउंड बन रहा है, उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बन गया ना पूरा अच्छा वाला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। अब एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन लिखिए, ठीक है। या फिर चलो पहले एग्जांपल देख लेते हैं, अब वर्ड्स से तो तुमको समझ में आ गया ना होता क्या है। देखो H2O2 मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसका एम्पेरिकल क्या होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा ना, तो ये एम्पेरिकल क्या होगा, HO, 2 1 से 2 2, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फार्मूला यही होता है, तो C6H12O6, ये 6 1 से 6 6 2 6 1, तो क्या होगा CH2O, तो ये इसका क्या होगा एम्पेरिकल फार्मूला। ये मॉलिक्यूलर है तो इसका एम्पेरिकल क्या होगा CH, क्योंकि 1 1 से पे कट जाएगा, ये 1 1 से पे कट जाएगा, तो ये भी क्या होगा CH। C6H6 क्या था, वो बेंजीन था,
समझ गया ना। और वो CH क्या था, सॉरी वो तो अलग होता है, C2H2 एसिटिलीन था वो, सही है। क्लियर है ना। लिखना हो तो लिख लो, ये क्या था एसिटिलीन, और ये क्या था अपना बेंजीन। क्लियर है। एसिटिलीन होता है C2H2, बेंजीन होता है C6H6। तो दोनों का एम्पेरिकल फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों का हाँ एम्पेरिकल सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग है। समझ में आ रहा है। क्लियर है। तो एक स्टेटमेंट इसके बाद लिखना कि देखो एम्पेरिकल फार्मूला सेम हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो सकते हैं क्या, हो भी सकते हैं। ये लिखा है ना ग्लूकोज फ्रक्टोज, तो देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का एम्पेरिकल भी सेम है और मॉलिक्यूलर भी सेम है, बस उसकी ज्योमेट्री में फर्क रहता है कि H इधर आ गया, OH इधर उधर फ्लिप कर दिया, तो वो आपस में आइसोमर होते हैं। तो आइसोमर का फार्मूला तो सेम होता है ना, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम दोनों का, और दोनों को कट करूंगा तो एम्पेरिकल भी सेम आएगा। तो एम्पेरिकल फार्मूला भी सेम हो सकता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हो सकता है कोई भी गिवन कंपाउंड का। कट कर तो दिया, वो लिखो नहीं लिखो, वन वन ले लो। क्लियर है। तो ये बोल रहा हूं कि बोथ मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एनी टू गिवन कंपाउंड्स कैन बी सेम। समझ गया ना। एग्जाम्पल ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, और या फिर बोलो कि आइसोमर्स, वो ज्यादा फेवर्ड है। कोई भी आइसोमर होगा तो उसका सेम ही होगा ना। ये चीज समझ में आ रही है बेटा, सभी को आ रही है फोन में। ठीक है चलो, तो ये पॉइंट ऐड कर लेना। अब डेफिनेशंस देख लेते हैं। देखो एम्पेरिकल फार्मूला क्या लिखा, सिंपलेस्ट रिलेटिव होल नंबर रेशियो। तो जो सबसे छोटा सिंपलेस्ट रेशियो होगा वही होता है एम्पेरिकल। तो सिंपलेस्ट रिलेटिव होल नंबर रेशियो ऑफ है, हाँ याद रखना होल नंबर में होना चाहिए, पॉइंट में नहीं जाने चाहिए। क्लियर है। होल नंबर, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। इसकी डेफिनेशन देखो, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, इसमें क्या है, उसमें सिंपलेस्ट रिलेटिव होल नंबर रेशियो, इसमें एक्चुअल नंबर मतलब जो ओरिजिनल होने चाहिए, ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। क्लियर है। ठीक है। और इनके एग्जांपल ये रहे एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर के। ठीक है। अब देखो अपने पास बेटा इधर क्वेश्चन ऐसा आता है कि तुमको दिया होगा कि कार्बन, मान लो 30% कार्बन है, ये कोई कंपाउंड है, कोई भी XYZ कंपाउंड है, उसमें कार्बन कितना है 30%। ठीक है। 40% क्या है, हाइड्रोजन है। उसने दे दिया कार्बन 30 है, 40 हाइड्रोजन है। अब बताओ उसका एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर कितना होगा, और एक मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दे रखा होगा, क्वेश्चन में मॉलिक्यूल का मास दे रखा है जो बनेगा, और तुमको कुछ परसेंटेज दे दिए। तो जब भी पहली बात याद रखना, परसेंटेज मतलब 100 पूरा होता है ना। तो अगर वो क्वेश्चन में कार्बन और हाइड्रोजन का ही दे रहा है, तो जो भी बचा हुआ होगा वो ऑक्सीजन का होगा। मान लो उसने बोला कार्बन 30% है और हाइड्रोजन है 40%, कितना हो गया 70। तो ये 100 नहीं हुआ ना, अभी बचा कितना 30। तो 30% क्या होगा, ऑक्सीजन। तो जो भी बचे उसको ऑक्सीजन रखोगे, या तो खुद क्वेश्चन में दे देगा कि कार्बन इतना है, हाइड्रोजन इतना है, ऑक्सीजन इतना है, और तीनों का सम कर लेना, 100 आ रहा होगा। ऑक्सीजन नहीं दे रहा है और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन दे रहा है, तो एक बार सम करके देखना, अगर 100 नहीं आ रहा हो ना तो बचा हुआ ऑक्सीजन रख देना, और इन दोनों से 100 हो जाए तो कोई बात नहीं, ऑक्सीजन ही रखना है, फिक्स है वो। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए लगेगा तो ऑक्सीजन ही रखोगे और कुछ नहीं रखोगे। क्लियर है। देखो अगर कार्बन हाइड्रोजन दिया और दोनों का परसेंटेज 100 हो जाए तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हो रहा है और थोड़ा सा 1% भी बच रहा है तो उसको ऑक्सीजन रखोगे तुम। क्लियर है। तो यही लिखा है पहला पॉइंट। ये जो स्टेप्स लिखी है ये एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए है। जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तुमको क्वेश्चन में गिवन परसेंटेज होगा कोई भी कंपाउंड का कि कार्बन इतना परसेंट है, हाइड्रोजन इतना परसेंट है, और जो भी इनसे बनेगा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर वेट इतना है। अब मुझे उसका फार्मूला बताओ क्या होगा। मॉलिक्यूलर वेट दिया है ना उसने, वेट दे दिया मान लो 342, और कार्बन बोल दिया 12% और हाइड्रोजन बोल दिया 52% है। अब बताओ फार्मूला क्या होगा उस वेट का, तो वो निकालना कैसे वो उसके लिए देखते हैं। तो परसेंटेज दिया तो परसेंटेज से पहले सिंपल वाला रेशियो मिलेगा,
फिर सिंपल में कुछ चीज का मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरा कंपाउंड मिल जाएगा। तो वो कैसे कर रहे हैं, वो प्रोसेस यहाँ से है। ठीक है, ये जो स्टेप्स लिखी है इंपेरिकल के लिए, पहले चीज बता देता हूँ। तो क्वेश्चन में जो परसेंटेज दिया है ना, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट गिवन इन क्वेश्चन, कार्बन इतना परसेंट, हाइड्रोजन इतना परसेंट, और ऑक्सीजन भी देगा तो अच्छी बात है बेटा, बातें नहीं, मेरे को चैप्टर खत्म करना है। ठीक है, बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना आज। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट गिवन इन द क्वेश्चन, बाहर जाना है। परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, कार्बन देगा, हाइड्रोजन देगा, बचा हुआ नहीं हो तो ऑक्सीजन गिन लेना, दे रहा है तो अच्छी बात है। तो वही लिखा है, रिमेनिंग विल बी कंसिडर्ड एज ऑक्सीजन। अभी एक क्वेश्चन करवाऊंगा, तुम समझ जाओगे, ऑक्सीजन दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो बचा हुआ ऑक्सीजन काउंट करोगे। क्लियर है? 100 में से कार्बन और हाइड्रोजन को जोड़ के माइनस कर देना। समझ गए ना चीज क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, अब इससे तुमको क्या, तीनों के परसेंटेज मिल जाएंगे और तीनों का सम 100 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास रखोगे। कार्बन फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे लिखते जाता हूँ। ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं ना, कार्बन का मैंने परसेंटेज, कार्बन दिया है मैंने 30%, परसेंटेज हाइड्रोजन दिया है मैंने तुमको 40%। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं दिया था, और मैंने वेट दिया है तुमको पूरे कंपाउंड का 300, कि जो भी इनसे बन रहा है वो 300 है, उसका वेट कितना है, 300 है। तो मुझे इसका वेट मतलब फॉर्मूला बताओ क्या होगा। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, ये 30, ये 40, 70 ही हुआ ना, तो बचा कितना, 30, तो ऑक्सीजन कितना होगा, 30। ये समझ में आया? ठीक है, अब इनके जस्ट सामने इनके क्या करोगे, एटॉमिक मास लिखोगे। कार्बन का एटॉमिक मास, एटम का मास बोला है, मॉलिक्यूल का नहीं बोला है। एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का, 12, तो 12 लिखा। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। समझ गए क्या करना है, पहले उसका परसेंटेज लिखना है, जस्ट उसके बाजू में उनके मास लिखने हैं। तीसरी स्टेप में परसेंटेज डिवाइड विद मास करना है, कि जो भी इसका परसेंटेज है 30, तो 30/12 कर दूंगा। ठीक है, इसमें कितना है, परसेंटेज 40 है तो 40/1 कर दूंगा। इसमें परसेंटेज कितना है, 30 है तो 30/16 कर दूंगा। समझ में आ रहा है सभी को? परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट अपॉन वेट। या फिर इसको बोलूं, अगर इसको मैं 1 नंबर ले रहा हूं, या ए लिखा है, इसको बी लिखा है, तो यहाँ पे क्या करोगे, ए डिवाइड विद बी। ये जो समझ गए ना, ये स्टेप्स होती है, यही स्टेप फॉलो करनी होगी, ए बी, ए बाई बी। तो ए बाई बी से फिर जो भी तुमको मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे अब इसको डिवाइड तुमको करना पड़ेगा, और कुछ चीजें फ्रैक्शन में ही आएगी। समझ गए ना? इनका बेटा सारे इधर सुनो, जो भी रेशो आया है इसमें से जो, हाँ 1.8 ही रन देता हूँ, मेरे को सिंपल पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी अपना रेशो आ रहा है, इसमें से जो सबसे छोटा रेशो है उसको तीनों से डिवाइड करते हैं। सिंपलेस्ट रेशो कब मिलेगा, बाय डिवाइडिंग द स्मॉलेस्ट रेशो बाय ऑल। सबसे स्मॉलेस्ट रेशो कौन है, 1.8 है, तो 1.8 से मैं तीनों को डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, 2.5/1.8, 40/1.8, और तीसरा क्या है, 1.8/1.8। ये फिर इससे जो रेशो आएगा ना, वो मेरा सबसे सिंपलेस्ट रेशो जाएगा। अब वो यहाँ पे जा नहीं रहा होगा, 25/18 कटेगा नहीं, क्योंकि हाँ, अरे क्योंकि देखो ये एग्जांपल मैंने रैंडम लिया है, ऐसा कोई कंपाउंड बन ही नहीं रहा होगा। समझ गया ना, मैं मन से कुछ नहीं ले सकता, ऐसा कोई कंपाउंड नहीं बन रहा होगा, इसलिए अपना रेशो मिल नहीं रहा है, वरना एग्जैक्ट यही रेशो आना चाहिए फिक्स में। समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, क्योंकि मैंने जो है वेट लिया 30, 40, 30, ऐसा कोई कंपाउंड होता ही नहीं होगा। अभी जब अपन एग्जैक्ट जो क्वेश्चन दिया होगा वो लेके ना, उसमें सारी चीजें तुमको मिल रही होगी, यहाँ पे नहीं मिल रही, क्योंकि ये रेशो मैंने मन से लिए थे, इसलिए सारी चीजें गड़बड़ जा रही है। क्लियर है? अब ये मेरा क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला ना। अब इससे मैं इंपेरिकल का मास निकाल सकता हूँ ना। अरे यार, कार्बन 2 होगा, मान लो एग्जाम्पल, कार्बन 2, हाइड्रोजन 5 और ऑक्सीजन 6 आ रहा है, तो इससे मैं इस पर्टिकुलर चीज का मास तो निकाल सकता हूँ। तो इंपेरिकल मास तो मैं यहीं से निकाल लूंगा ना। यहाँ से क्या निकाल लूंगा मैं, इंपेरिकल फॉर्मूले का मास, और मॉलिक्यूलर मास तो क्वेश्चन में देगा, याद रखना, मैंने बोला था ना वेट टोटल देगा। तो इंपेरिकल का मास मेरे को वहां से मिल गया और मॉलिक्यूलर का मास यहाँ से मिला। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं डिवाइड करूँगा मॉलिक्यूलर के मास को इंपेरिकल से, तो मुझे एक वैल्यू मिलेगी, उसको n बोलूँगा। वो जो n फैक्टर मिलेगा उसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है इसके आगे, यहाँ पे n। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? नहीं आ रहा क्या? किसको नहीं आ रहा है? और इधर देखो, ये रेशियो आएगा सिंपलेस्ट, इसका वेट निकालना है, ओवरऑल जो ओरिजिनल वेट है वो दिया है, तो तुमको क्या करना है, इस ओरिजिनल वेट को डिवाइड करना है इस वेट से।
तो तुम्हारा n नंबर आएगा, जो भी n की वैल्यू आ रही है उसको इसके आगे मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका ओरिजिनल फॉर्मूला मिल जाएगा, और ये ओरिजिनल फॉर्मूला निकालना होता है क्वेश्चन में। ठीक है, एक क्वेश्चन जो बुक में दिया है वो मैं करवा देता हूँ, तो उससे तुमको जो एग्जैक्ट सिंपलेस्ट रेशियो मिल रहा है वो समझ में आएगा कि होता क्या है। क्लियर है? चलो ये रब कर रहा हूँ मैं ना, ये वाला ये पोर्शन लिखना है। तो ये जो लिखा है ना, n कैसे आया, मॉलिक्यूलर अपॉन एम्पेरिकल मास, और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालूंगा, n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, तो ये n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। क्लियर है? अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उससे तुमको सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 एलिमेंट्स x एंड y हैविंग एटॉमिक मास दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, मतलब उनके मासेस दे दिए उसने। ठीक है, दे कंबाइन टू गिव अ कंपाउंड, वो दो मिक्स होके एक कंपाउंड बना रहे हैं जिसमें x कितना है, इतना परसेंटेज है, y का कुछ नहीं दिया है, तो अपने को पता है ना परसेंटेज 100 में से ही होता है, तो बस y का मिल दिया। द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, अब कुछ नहीं दिया है तो कौन सा फार्मूला पूछ रहा होगा, इंपेरिकल ही होगा वो। ठीक है, कुछ नहीं दिया, हाँ बेटा क्या x2y3 है वो, हाँ x2 और y3। ठीक है, चलो ये समझ में आया। फार्मूला कौन सा पूछ रहा होगा, इंपेरिकल, क्योंकि अपन जो मेथड यूज करते हैं उससे इंपेरिकल ही निकलता है। मॉलिक्यूलर निकालने के लिए उसको वेट देना पड़ता, वेट नहीं दिया है तो फिर मॉलिक्यूलर नहीं निकाल पाओगे। क्लियर है? चलो तो सबसे पहले क्या करते हैं, परसेंटेज लिखते हैं। ये मैंने लिखा x, ये लिखा y। x का परसेंटेज कितना है 75.8, तो y का कितना होगा 100 माइनस 75.8, कितना आता है ये 24.20। क्लियर है? ठीक है, अब इनके एटॉमिक वेट कितने दिए हैं, पहले का 75 दिया है, दूसरे का 16 दिया है, तीसरे में मैं क्या करता हूँ परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट, ये किया ना, परसेंटेज कितना है 75.8 अपॉन 75, इसमें कितना है 24.20 डिवाइड विथ 16। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 जो, और फिर पॉइंट करके कुछ, तो सॉल्व करने पे कितना है 1 पॉइंट, सॉल्व कर ले, हाँ ये आएगा 1.01, और इसको जब सॉल्व करोगे ना पूरा तो आएगा 1.51। क्लियर है? अब ये मेरे क्या है, ये वाले परसेंटेज है। अब मुझे इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना है ना, क्योंकि मैं ये तो नहीं लिख सकता कि x इतना है और y इतना है, इसको एक होल नंबर में लेके आना पड़ेगा। तो सिंपलेस्ट रेशियो के लिए क्या करता हूं मैं, जो सबसे छोटा रेशियो है उसको डिवाइड कर दूं दोनों से, दोनों में छोटा रेशियो कौन है, ये वाला, क्या पॉइंट में ही लेना पड़ेगा बेटा। अब वो तुम कैसे भी करो, बट बेकार क्या, क्वेश्चन ऐसे होगा, जो भी रेशियो आएगा रेशियो का फिर स्मॉलेस्ट रेशियो डिवाइड करना पड़ता है। अब देखो यार, जैसे तुमको सॉल्व करना है, तुमको रेशियो रख के करना है, रेशियो रख के कर लो। ठीक है, चलो ये है और ये, अब मुझे इसका सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए, तो ये कितना है 1 है ना, और ये कितना है 1.5 है, तो या तो मैं रेशियो से डिवाइड या मल्टीप्लाई कुछ कुछ करके सिंपलेस्ट रेशियो में लेके आऊँ इसको। ठीक है, तो या तो मैं ये करूँ कि जो सबसे छोटा रेशियो क्या है 1.01 है ना ये, और 1.51 डिवाइड विद 1.01, लेकिन इससे भी फिर यहाँ पे फंस जाएगा वो कि 1.5। चलो ये, अच्छा इसको जब करोगे तो कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 1.5, क्योंकि नीचे 1.0 है ना, 1.0 मतलब 1 ही होता है, तो ये कितना रह जाएगा 1.5 ही रहेगा। तो एक 1 आया है, एक 1.5 आया है, तो कभी भी ऐसा रेशियो तो नहीं आता, तो मेरे को दोनों में डबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा 1 into 2, और इसको क्या करना पड़ेगा 1.5 into 2, तो ये आ जाएगा 2, और ये कितना होगा, हाँ 1.4 क्या, अच्छा ये बोल रहे हो, अरे तो राउंड फिगर में 1.5 भी रखो। क्लियर है, क्योंकि एग्जैक्ट तुमको होल नंबर में चीजें चाहिए। ये समझ में आने क्या किया। ठीक है, तो ये क्या मिला है मेरा x है ना, और ये क्या है y, तो मेरे को क्या है x2 आ रहा है, y3 आ रहा है, तो ये जो मिला है क्या है एम्पेरिकल है ना, समझ में आ गया, यही पूछा था उसने। क्लियर है, तो रेशियो लोगे, रेशियो से फिर ऐसे सॉल्व करोगे, उसमें फिर लग रहा है कि होल नंबर में आ गया तो ठीक है, वरना ऐसी चीज का मल्टीप्लाई करो जिससे आ जाए, और वो सबसे स्मॉलेस्ट चीज होनी चाहिए। ठीक है, 1 का करके देखो, 2 का करके देखो, फिर 3 4 ऐसे, समझ गया ना। चलो जल्दी सॉल्व कर लो उसको, एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखो क्वेश्चन क्या दिया है इधर बेटा ना, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन इतना % कार्बन, इतना % हाइड्रोजन,
एंड इट्स वेपर डेंसिटी दी है इतनी। वेपर डेंसिटी को अपन ने एक ही फॉर्मूले से रिलेट कर रखा है, मॉलिक्यूलर मास से, है ना। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर मास निकलेगा, इतना मुझे समझ में आ जाता है, क्योंकि मुझे पता है ना डेंसिटी क्या होता है बेटा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और अपन ने वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ले रहे थे तो उसको 2 रख रहे थे, तो उसको m/2 रखा था अपन ने। तो डेंसिटी इज इक्वल टू m/2, तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू m/2, ये पता था ना। और वेपर डेंसिटी दी है तो इससे मास आ जाएगा ना, ये समझ में आता है। वेपर डेंसिटी का डबल कर देंगे तो मास आ जाता है। तो वेपर डेंसिटी कितनी 73 दी है, तो मास कितना आ जाएगा 73 इंटू 2 कितना होता है 3 2 6 7 2 14। तो m कितना है अपना 146। ये मेरा मॉलिक्यूलर मास आ गया, जो भी कंपाउंड होगा फाइनल वाला उसका मास दे रखा है। इससे मेरे को ये कंक्लूजन मिला, और जो परसेंटेज दिया उससे मैं एम्पेरिकल निकालूंगा पहले। तो कार्बन का कितना दिया है 49.30, 30 बोलते हैं ना, 30 नहीं बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन कितना दिया है 6.84%। अब ये दोनों मिलके 100 हो रहा है क्या, राउंड फिगर में देख के भी लग रहा है मेरे को कि नहीं हो रहा है। तो इन दोनों का सम करके 100 से माइनस करूंगा, तो बचा हुआ किसका होगा, ऑक्सीजन का। तो ये तुमको याद होना चाहिए कि क्वेश्चन में दे नहीं दे तीसरा ऑक्सीजन ही होता है, क्योंकि बोल दिया ना ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक में 3 चीजों से बनता है ऑर्गेनिक का कोई भी चीज, हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना होगा 43.86%। समझ में आ गया ना कैसे, इन दोनों का सम करके 100 से माइनस, तो ये मिल जाएगा मुझे, ठीक है। अब कार्बन का वेट मुझे पता है ना कितना होता है, देने की जरूरत थी भी नहीं उसको। कार्बन का वेट 12 होता है, ये वेट है और ये परसेंटेज है। हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16। तीसरे में क्या करते हैं, वेट बाय परसेंटेज बाय वेट। तो 49.30 डिवाइड विथ 12, 6.84 डिवाइड विथ 1, 43.86 डिवाइड विथ 16। इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा, इसका तो 6.84 ही आएगा, इसका कितना आएगा 4.10, इसका आएगा 4.10, इसका कितना आएगा 2.74, ठीक है। हाँ भाई राउंड फिगर में करते रहना, समझ गए बेटा। देखो ये डिवाइड मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखा रहा हूँ यहाँ पे मैं, सीधा सीधा मैंने देख के लिख दिया है, क्लियर है। इसको डिवाइड करोगे तो इतना आएगा, इसको डिवाइड करते हो तो यही रह जाएगा 1 है, तो इसको डिवाइड करोगे तो 2.74 आएगा। अब ये देखो रेशो सही नहीं मैच हो रहा है ना, तो मैं जो भी सबसे छोटा रेशो है उससे तीनों को डिवाइड करूंगा, क्लियर है। क्या करता हूं मैं, डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट रेशो। स्मॉलेस्ट कौन है तीनों में से, ये। तो 4.10 डिवाइड विथ 2.74, 6.84 डिवाइड विथ 2.74 और 2.74 डिवाइड विथ 2.74, तो ये तो 1 हो जाएगा। ये कितना होगा और ये कितना होगा 1.5, ठीक है। इसको 2.5, इसको 1, ठीक है। ये चीजें मिली है मुझे कि अब डिवाइड करने पे ये रेशो मिला है। अब इस रेशो को मेरे को सिंपल में कन्वर्ट करना है, तो ऐसी कौन सी चीज का मल्टीप्लाई करूं कि तीनों कन्वर्ट हो जाए, डबल कर दूं इंटू 2। तो तीनों में क्या करूंगा मैं, इंटू 2। तो 1.5 का डबल 3, 2.5 का डबल 5 और 1 का डबल 2। तो अब आ जाएगा मेरा C3H5O2। ये क्या है मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला। बेटा इधर बातें नहीं करो, क्यों, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला आया। अब एम्पेरिकल का मास निकाल सकता हूं ना मैं, ठीक है। इसका मास कितना होगा टोटल 3 इंटू 12, 12 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो सॉल्व कर लोगे तो आएगा 73 इसका मास, क्लियर है। ये है, ठीक है। अब मुझे एन फैक्टर निकालना है ना, तो एन फैक्टर कैसे निकलता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइड विथ एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आया था मेरा 146, तो एन कैसे निकालूंगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है 146 डिवाइड विथ एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास कितना है 73। ये जस्ट डबल ही है इसका,
1 से 2 से, तो n कितना है मेरा 2। अब मुझे इसमें किस चीज का मल्टीप्लाई करूँ कि ये n होता है ना इसमें, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मॉलिक्यूलर मिल जाएगा। तो मॉलिक्यूलर क्या होता है, n इंटू एम्पेरिकल, n क्या है 2 इंटू C3H5O2, ये कितना हो जाएगा C6H10O4। समझ गए कैसे आते हैं? बस यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा होती है, याद रखना, ठीक है। एग्जैक्ट निकालना पड़ता है कैलकुलेट करके। यहाँ पे राउंड फिगर नहीं कर पाओगे, राउंड फिगर किया तो सब गलत हो जाएगा। क्लियर है? इसको 2 नहीं करोगे, इसको 3 नहीं करोगे, वरना फिर यहीं पे चीजें रुक के सारा गलत आंसर आएगा। एग्जैक्ट पॉइंट में जितना जा रहा है जाने देना और वैसे ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा है, इसीलिए क्वेश्चन वैसे तो नहीं आते एग्जाम में, लेकिन अगर आ गया तो तुम लोगों को सॉल्व करते आना चाहिए। क्लियर है? अब इसी का एक और वेराइटी है, वो दे रहा हूँ इसी क्वेश्चन की, ठीक है। ये मिटा रहा हूँ बेटा, जल्दी लिखो। अगला क्वेश्चन, 2 ऑक्साइड दिए कोई भी मेटल के, ठीक है। 2 ऑक्साइड्स ऑफ अ मेटल कंटेन इतना परसेंट एंड इतना परसेंट ऑफ मेटल एम रेस्पेक्टिवली। कोई भी मेटल का ऑक्साइड होगा तो वो क्या होगा, एमओ, मतलब जो भी एक्स और वाई उसमें लग रहे होंगे वो, ठीक है। ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, मेटल का, तो एम एक्स होगा और ऑक्सीजन वाई होगा, कुछ भी ये होगा ना मेटल का ऑक्साइड, और उनके नीचे कुछ नंबर लिखे होंगे। मैंने बोला सोडियम का ऑक्साइड तो NaO, क्लियर है, सॉरी Na2O। मैग्नीशियम का ऑक्साइड तो MgO, ये समझ में आता है ना। Na2O लिखते हैं, MgO लिखते हैं, Al2O3 लिखते हैं। तो हर एलिमेंट के ऑक्साइड में नीचे कुछ ना कुछ आ रहा होगा, इसमें 1 2 और 1 आ रहा है, इसमें 1 और 1 आ रहा है, इसमें 2 और 3 आ रहा है। तो वैसे इसने क्या बोला, 2 ऑक्साइड दिए अलग अलग, एक MX और OY है, X1Y1, और एक में X2Y2 है। क्लियर है? एक में 50% मेटल है और एक में कितना है 40% मेटल है, तो बचा हुआ ऑक्सीजन ही होगा। तो मैं A केस और B केस 2 केस बना रहा हूं, ठीक है। एक बार लिखा मैंने मेटल, एक बार लिखा ऑक्साइड। पहले वाले दूसरे वाले का मेटल, दूसरे का ऑक्साइड, 2 बोले ना, 2 ऑक्साइड है तो 2 ऑक्साइड के लिए अलग अलग चीजें लिख ली। पहले वाले में मेटल कितना दिया है 50, दूसरे वाले का मेटल कितना दिया है 40, ऑफ एम रेस्पेक्टिवली बोला, मतलब पहले का पहला और दूसरे का दूसरा, तो वो लिख दिया। तो ऑक्सीजन कितना होगा 50, बचा हुआ, बचा कितना 60। कितना समझ में आया सभी को कि मेटल कितना होगा, ऑक्सीजन कितना होगा। अब मेटल का वेट मुझे नहीं पता तो मैं वो फॉर्मूले से जा ही नहीं सकता कि इसमें डिवाइड विद वेट, ये वो, समझ में आया ना, जो अपन हमेशा करते हैं कि ये मेरे को इनके परसेंटेज मिल गए, ये परसेंटेज है ना, और परसेंटेज, और फिर इसके बाद अगली स्टेप लिखते हैं इनके वेट। तो ऑक्सीजन का तो मेरे को पता है 16 है, इसका नहीं पता ना मेटल का, तो मैं फिर कैसे लिखूँगा, तो उस वाली स्टेप से नहीं जाएंगे अभी, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं देखो, हाँ देखो, फर्स्ट ऑक्साइड का फॉर्मूला इसने दे दिया ना, क्या है MO। इफ द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट ऑक्साइड क्या है MO है, देन द फॉर्मूला ऑफ द सेकंड ऑक्साइड इज। पहले वाले का उसने सीधा फॉर्मूला दे दिया कि MO है ये, तो दूसरे वाले का क्या होगा, कैसे पता करोगे, कुछ हिंट लग रही है? देखो पहले वाले का ये है, तो दूसरे का क्या होगा ये पूछ रहा है, कैसे करोगे? 50-50% मतलब अगर 100 ग्राम टोटल है तो 50-50 ग्राम होगा, वो 100 ग्राम टोटल है तो 40-60 ग्राम होगा। ये इतना समझ में आता है सभी को? ठीक है, तो या तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कट कर लूँ कि कितना कितना परसेंटेज है, इसने बता दिया ना, ऑक्साइड में A कितना परसेंट है तो दूसरा कितना होगा, तो ये इसको 1 तो ये कितना आया MO। एक 40% है, एक 60% है, 2 3 6, तो एक 2% है और एक 3% है, तो मैं सीधा भी लिख सकता हूँ ना M2O3 कि M 2 है और O 3 के रेशो में उससे जोड़ रहा है। क्लियर है ना? तो ऐसे कर लो, या फिर बुक में उन्होंने ऐसे कर रखा है कि ये 50 है तो इसको 1 माना तो इसको क्या है 50/50, तो वो भी फाइनली 1 हो जाएगा। ये 40 दिया है तो इसको 1 मानूं तो इसका कितना हो जाएगा 60/40, 1 जा, ये फिर 2 2 4 2 3 6, ये कितना होगा 1.5। तो एक 1 है एक 1.5 है, तो 2 का 2 साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 1 × 2 और 1.5 × 2, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2। बुक वो ऐसा है कि इसको अगर 1 लिया है तो इसको 60/40 करना पड़ेगा रेसिप्रोकल,
इसको अगर 1 लूँ तो इसको 50/50 करना पड़ेगा। तो बुक ने ऐसे कर रखा है कि इसको 1 लिया है तो इसको क्या होगा 60/40, क्योंकि ये इधर चले गया ना नीचे डिवाइड में, तो 60/40 मतलब 1.5, तो ये 1 होगा तो ये 1.5 होगा। अगर ये 1 के रेशो में जुड़ रहा है तो वो 1.5 के रेशो में जुड़ेगा। तो अपने को होल नंबर में लेना है तो 2 होगा तो वो 3 होगा। या तो ऐसे करो या डायरेक्ट ऐसे कर लो। और डायरेक्ट ये यहाँ पे इसीलिए हो गया क्योंकि सिंपलेस्ट रेशो में इनने दिया था जो कट रहा है। अगर वो ऐसा देता ना 73.5 और उधर कुछ देता तो फिर यहाँ डायरेक्ट नहीं काट पाते तुम। तो फिर तुमको क्या करना पड़ता, बेटा इधर सुन लो, अगर वो ऐसा देता कि मान लो फॉर एग्जांपल उसने ये दिया है 73.5, तो ये बचा हुआ कितना होगा, 100 में से माइनस करो कितना 7 और ये 27 में से आधा कर दो 26.5, ठीक है, ये इतना होगा ना, सही है, ठीक है। हाँ, अगर ये ऐसे देता तो फिर तुम नहीं कट कर पाते कि 1 ज़ा 2 ज़ा एग्जैक्ट कटता नहीं कटता श्योर नहीं है, ठीक है। फिर तुमको क्या करना पड़ता, हाँ 3 में जा रहा है वो नहीं, अपन ने जब भी ये वाले कैलकुलेशन करेंगे ना उसमें एग्जैक्ट रखना है, क्योंकि अप्रॉक्स में कर दोगे तो रेशो की दिक्कत आएगी। फिर रेशो हमेशा अपन देखो 0.5 को अपन ने डबल किया, हो सकता है मैं 0.5 को तो राउंड फिगर में 1 ही कर देता ना, फिर तो यहाँ पे तुम राउंड फिगर नहीं करोगे कभी। बाकी दूसरे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में अपन राउंड फिगर कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ 0.3 को भी अपन 1 मान लेते हैं, या कुछ भी मान लिया, 1.3 दिया तो भी 1 मान लूंगा, 1.7 दिया तो 2 मान लूंगा, क्लियर है। यहाँ पे नहीं कर पाओगे, यहाँ पे 1.5 था तो उसको इससे फिर मैच करना है, इसीलिए, वरना इसको भी 1 कर देता, इसको तो 1 ही रहने देता, क्लियर है। यहाँ कभी सिंपलेस्ट नहीं करोगे, एग्जैक्ट कट रहा होगा तो ही काटोगे, वरना फिर क्या करोगे, इसको 1 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 26.5/73.5, फिर इसको सॉल्व करना जो भी आएगा ना, और ये एक है, ये एक है और वो उतना है, तो दोनों को सिंपलेस्ट में फिर किस चीज का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो देख लेना, क्लियर है, समझ में आई ना चीजें। तो अगर वो ऐसा देता तो फिर कैसे करते, ऐसे, यहाँ पे कट रहा था इसीलिए तुमको इतना आसान लगा है, तो उसको भी साइड में लिख लेना, उसको भी लिख लेना कि अगर ऐसा रेशो आता है तो अप्रोच यही है, इसको 1 रखेंगे तो इसको डिवाइड भी दिए, हाँ मतलब किसी को भी 1 रखो, सॉरी हाँ ये परसेंटेज उसका ज्यादा है ना, नहीं किसी को भी रख, वो तो आ जाएगा ना, पॉइंट में आएगा तो फिर ऐसी चीज का मल्टीप्लाई करो कि होल में आ जाए। देखो या तो इसको 1 रखूंगा, इसको किसी को भी रख लो, इसको अगर रखते हैं ना 1 तो वो 0 पॉइंट में आ जाएगा, लेकिन फिर ऐसी चीज का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि होल में आ जाए, या फिर बेटर है कि छोटी वाली डिजिट को मैं 1 रख लेता हूँ, तो इसको अगर 1 रखता हूँ तो इसको कितना 73.5 डिवाइड विद 26.5, फिर इसका जो भी आ रहा है उसको इससे कंपेयर कर लो और फिर मल्टीप्लाई बाय कुछ ऐसे डिजिट कर लो कि होल नंबर में आ जाए। सारे इधर यहाँ पे तुम्हारा एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट वेट, क्लियर है, वो वाला टॉपिक पढ़ाना है। चलो बेटा फोटो लो इसका, मिटा रहा हूँ।